उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है SER प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के निर्माण में भाग लेता है? आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण काम है प्रोटीन सिंथेसिस, नोरिशिंग द न्यूक्लियस, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स टू गिव अप द शेप ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या आ जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन सिंथेसिस, यानी यांत्रिक सहारा, एंजाइम का परिवहन और प्रोटीन संश्लेषण में क्या भाग लेता है? क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ अ नेट, मतलब एक सिंगल नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर बताना है कौन सा है जो नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन तो दिया हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूबुल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम। एक ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब एक झिल्ली से बना हुआ और नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ एक्स को मेम्ब्रेन के नाम से जाना गया था। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ, मतलब कोशिका का अंतः कंकाल किसके मिलने से बना रहता है? तो ये बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके द्वारा खोजा गया था? पोर्टर के द्वारा। RER का संबंध किससे होता है? RER का संबंध किससे है? प्रोटियोलाइसिस से, फैटी एसिड बनाने से, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से, कोलेस्ट्रॉल बनाने से। क्या होगा? देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि RER क्या कर रहा है? प्रोटीन बनाएगा ना, और मैंने बताया था प्रोटीन बनाने के दौरान क्या होता है? अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होना। ये सब कुछ पढ़े थे हम लोग। अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट है, और गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, ट्यूबुल्स है और गोल्जियन वैक्यूल्स है। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक साथ जुड़कर एक सिस्टम बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स संरचना बना देगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों की संरचना एक जैसी होती है, बस फर्क इतना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संदर्भ में जो भी संरचनाएं हैं वे सभी के सभी साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन बाकी सभी संरचनाएं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो नहीं जुड़ी हुई थी वो अब जुड़ जाएंगी और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण कर देंगी, जिसको नाम दे देंगे हम लोग क्या? गोल्जी बॉडी, या उसी को नाम दे देते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और भी बहुत सारे इसके नाम है। तो इसका पता सबसे पहले कैमिलो गोल्जी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी के द्वारा। तो बार्न आउल जो होता है, ठीक है ना, तो बार्न आउल के पुरकिंजे फाइबर में इसको खोजा गया था, या फिर बोल सकते हैं कि जो बिल्ली होती है कैट, उसके नर्व सेल में यानी तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को कैमिलो गोल्जी के द्वारा देखा गया था। उसी के नाम के रेस्पेक्ट में इसका नाम क्या दिया गया? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया। तो पहला चीज ये हो गया गोल्जी बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस मेम्ब्रेनस सिस्टम लाइक सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। तो ये विभिन्न झिल्लीदार तंत्रों का बना होता है, जैसे कि सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका है। तो ये सभी आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण कर देंगी। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये सभी चीजें मौजूद है, लेकिन सब स्वतंत्र है, एक दूसरे से अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। खोज की बात करेंगे तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन द पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द बार्न आउल एंड नर्व सेल ऑफ द कैट। यानी इसकी खोज इटली के एक न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी के द्वारा कहाँ किया गया था? बार्न उल्लू के सेरिब्रल कॉर्टेक्स की पुरकिंजे कोशिका में और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में इन्होंने इसको देखा था। उपस्थिति की बात करेंगे तो गोल्जी बॉडी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलेंगी। तो इट इज फाउंड इन
ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगी, लेकिन ये अनुपस्थित होती है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम ऑफ द एंजियोस्पर्म। यानी आपको गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, तो बैक्टीरिया में, नीलहरित शैवाल में, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के शुक्राणुओं में, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम की चालनी नलिका में ये सभी चीजें अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा यह मैमल्स की जो मैच्योर्ड मैमेलियन होते हैं उनके आरबीसी में भी ये अनुपस्थित होती है। यानी कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये देखने को नहीं मिल रही है, बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये मौजूद होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। गोल्जी बॉडी जो, इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें ये सभी नाम है। तो गोल्जी बॉडी को आप बोल सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी सोम, लाइपोकॉन्ड्रियन, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, मिडिल मैन ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, डिक्टियोसोम और आइडियोसोम, ये सभी के सभी निक नेम है किसके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। अब उसमें से आपको ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिक्टियोसोम, यानी प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले गोल्जी बॉडी को सम्मिलित रूप से डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स कॉल्ड डिक्टियोसोम, यानी पादप कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, गोल्जी बॉडी की है। और ये जो गोल्जी बॉडी है, इसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये सभी की सभी एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण कर देती हैं, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ये नहीं बनाती हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 4 चीज को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर बात करें तो उसमें फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आएगा जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, उस फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं सिस्टर्नी। तो इनकी संख्या 8 से 12 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गई सिस्टर्नी। तो जो सिस्टर्नी होती है वो एक दूसरे के, ठीक है ना, समानांतर फैली रहती हैं और ये सभी की सभी चपटी हुई यानी फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। अब सिस्टर्नी से जो इर्रेगुलर, ठीक है ना, नलिकाकार संरचना जुड़ी रहती है वो कहलाती है आपको ट्यूबुल्स, ठीक है ना। ये अनियमित होती है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्यूबुल्स। तो ये संरचना होगी आपको ट्यूबुल्स। यहाँ पे ये किससे जुड़ी हुई है, सिस्टर्नी से। और जो आपको ट्यूबुल्स होती है, इस ट्यूबुल्स के मार्जिन से छोटे छोटे वेसिकल से राइज होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से छोटे छोटे वेसिकल्स एराइज होंगे। इसके अलावा जो इसका यहां से एक बड़ा साइज का वैक्यूल एराइज होगा जिसको नाम दे देते हैं गोल्जियन वैक्यूल। तो बेसिकली 4 पार्ट्स नजर आते हैं, जिसमें पहला हो गया जो फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के पैरेलल रन होता है, इसी को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की संख्या 8 से 12 के आसपास हो सकती है। सिस्टर्नी के अंदर जो डेंस ओपेक मटेरियल भरा पड़ा रहता है, उसी डेंस ओपेक मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं नोड्स। तो ये सिस्टर्नी का अंदर वाला खाली वाला भाग है जिसको ल्यूमेन बोल रहे हैं। इस ल्यूमेन में जो डेंस ओपेक मटेरियल होता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, नोड्स। क्या नाम देते हैं, यानी सिस्टर्नी के अंदर पाए जाने वाले डेंस ओपेक यानी अपारदर्शी घना पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है, नोड्स। इसके मार्जिन से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्यूबुल्स। और ट्यूबुल्स के मार्जिन से जो स्मॉल साइज छोटे छोटे स्फेरिकल गोलाकार संरचना पैदा होती है उसको नाम क्या देते हैं, वेसिकल्स। यानी इसमें आपको 4 चीज स्पष्ट रूप से नजर आएगा, एक सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूबुल्स, तीसरा वेसिकल्स और एक आ जाएगा नजर आपको गोल्जियन वैक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग जब ER पढ़े थे तो उसमें ये सीखे थे कि ये ट्यूबुल, सिस्टर्नी और वेसिकल्स कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है,
लेकिन यहाँ पे सभी आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण कर दी। इसी कॉम्प्लेक्स संरचना को हम नाम क्या दे देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो इसमें सिस्टर्नी होता है, यह सिस्टर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिस्टर्नी जो होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब किसी एक सिस्टर्नी को अगर हम लोग अलग करके देखते हैं तो उसमें दो फेस होता है, ठीक है ना। सिस्टर्नी में आपको दो फेस नजर आएगा, एक फेस जो कैसा होता है, कॉनकेव, और एक फेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो जो कॉन्वेक्स फेस होता है उसको नाम देते हैं सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। क्या नाम देते हैं, सिस या फॉर्मिंग फेस। यानी सिस्टर्नी में दो फेस होता है, एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल वाला फेस, और एक होता है कॉनकेव यानी अवतल वाला फेस। तो जो ये अवतल वाला यानी कॉनकेव फेस होता है इसको नाम देते हैं ट्रांस फेस, या इसी को नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस। तो आपसे पूछा जाए सिस्टर्नी के कितने फेस होते हैं, तो क्या बोलेंगे, दो। तो एक फेस जो होता है वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन की ओर, किधर रहेगा, सेल मेम्ब्रेन की ओर एक फेस रहता है, ठीक है ना। और एक फेस जो रहता है वो किधर रहता है, न्यूक्लियस की ओर, केंद्रक की ओर। तो जो न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है वही फेस कहलाता है सिस या फॉर्मिंग, यानी वो फेस जो होता है वो कैसा होता है नेचर में, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। यानी जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो न्यूक्लियस की ओर डायरेक्टेड रहता है, और उसको नाम दे देते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस रहता है उसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, और ये कैसा रहता है, अवतल यानी कॉनकेव। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिस्टर्नी होती है उसके कॉनकेव फेस को हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग, और जो उसका कॉन्वेक्स फेस होता है उसको नाम क्या दे देते हैं, सिस और फॉर्मिंग। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इस खाली जगह को नाम दे देते हैं ल्यूमेन। क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन। तो इसी ल्यूमेन में यानी सिस्टर्नी के ल्यूमेन में डेंस ओपेक मटेरियल भरा पड़ा रहेगा। क्या भरा पड़ा रहेगा, डेंस ओपेक मटेरियल, यानी घना अपारदर्शी पदार्थ होता है। उसी घने अपारदर्शी पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है, बात समझ गए इतना, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको एक बार ऐसे रीड करके देख लेते हैं हम लोग। तो सिस्टर्नी यानी गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें चार पार्ट्स आ गया। पहला कौन सा हो गया, सिस्टर्नी। दीज आर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये डिस्क के आकार की थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। जो डेंस ओपेक मटेरियल सिस्टर्नी के अंदर पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, नोड्स। यानी इसके अंदर अपारदर्शी घने पदार्थ होते हैं जिन्हें नोड्स के नाम से जाना जाता है। कॉन्वेक्स फेस ऑफ द सिस्टर्नी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। यानी सिस्टर्नी की उल्टा सतह जो केंद्रक की ओर होती है उसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। जबकि जो कॉनकेव फेस होता है सिस्टर्नी का वो किधर रहता है, मेम्ब्रेन की तरफ, उसी को नाम देते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। यानी सिस्टर्नी की अवतल सतह जो झिल्ली के ओर होती है उसे ट्रांस फेस या परिपक्व फेस कहा जाता है। दूसरा क्या हो गया, ट्यूबुल्स। यानी दीज आर ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी से जुड़ी शाखित और अनियमित नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा हो गया, वेसिकल। वेसिकल्स क्या होती हैं, ए स्मॉल साइज्ड स्फेरिकल बॉडीज जो कहां से राइज होती हैं, मार्जिन ऑफ द ट्यूबुल्स। यानी ट्यूबुल्स के छोर से जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, गोलाकार पिंड उत्पन्न होते हैं उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है आपको, पुटिकाएं या वेसिकल्स। उसी में से कुछ जो होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। तो दीज आर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नी का जो एक्सपेंडेड यानी बड़ा हुआ भाग होता है, विच हैव बिकम मॉडिफाइड, जो आगे चल के क्या बनाएगा, वैक्यूल। क्या बनाएगा, और उसमें से कुछ गोल्जियन वैक्यूल जो होते हैं फंक्शंस एज लाइसोसोम। यानी सिस्टर्नी के विस्तारित भाग होते हैं जो संशोधित होकर रसधानियां बनाते हैं, और गोल्जियन रसधानी में से कुछ जो होती हैं वो लाइसोसोम की तरह
कार्य करती हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गोल्जी बॉडी से होती है। लेकिन केवल गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है, इसमें दो संरचनाएं भाग लेती हैं। एक, गोल्जी बॉडी से तो लाइसोसोम बन ही रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम्स चाहिए जो उसको लाइसोसोम बनने दे रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैदा किया जाता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण ज्वाइंटली होता है, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से। लेकिन ऐसे भी बोला जा सकता है कि गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, लेकिन अकेले सिर्फ गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेती है, वो एक और चीज की मदद लेती है जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके द्वारा। ये बात समझ गए आप लोग? तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको सभी पार्ट्स नजर आएंगे। ये जो फ्लैट डिस्क लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैट डिस्क, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, जिसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी से जुड़े हुए जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनको नाम क्या दिया जाता है? ट्यूबुल्स। क्या नाम दिया जाता है? और ट्यूबुल्स के मार्जिन से जो छोटे छोटे गोलाकार संरचना उत्पन्न होते हैं उसी को नाम देते हैं वेसिकल्स। क्या नाम देते हैं? और इनमें से कुछ वेसिकल्स आगे चल के बड़े होंगे, ठीक है ना, और वो आगे बना देंगे गोल्जियन वैक्यूल, एंजाइम्स भर जाएगा तो बन जाएगा लाइसोसोम। अब जो ये सिस्टर्नी है इसके दो फेस हैं, एक सिस फेस और एक क्या मिलेगा आपको? ट्रांस फेस। तो याद रखना है कि जो फेस केंद्रक की ओर होता है, न्यूक्लियस की ओर होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, उसी को नाम दिया जाता है सिस फेस। लेकिन जो फेस किधर रहेगा? आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, केंद्र से दूर रहता है, और कॉनकेव फेस रहता है, उसको नाम देते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। और जो सिस्टर्नी के अंदर डेंस ओपेक मटेरियल भरा पड़ा रहता है, उसी डेंस ओपेक मटेरियल को नाम क्या दिया जाता है? नोड्स के नाम से जाना जाता है। और सिस्टर्नी आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। यहां तक क्लियर? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, गोल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेल सिक्रीशन, यानी कोशिका स्राव में मदद करना। यानी ये सेल सिक्रीशन की क्या होती है? मुख्य इकाई होती है, ठीक है ना। तो यानी सेल के अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है कोशिका स्राव, उसका मुख्य अंग कौन सा है? गोल्जी बॉडी। और ये तीन फेज में होती है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित किया जाता है मटेरियल, उसको ये क्या करेगी? पैक करती है, ठीक है ना। उसके बाद उसको केमिकली मॉडिफाइड करती है, रासायनिक रूप से उसको परिवर्तित भी करेगी, और फिर उसको पैक करने के बाद उसको सेल के बाहर या सेल में कहीं और भेजने की आवश्यकता है तो वहां पे उसको ट्रांसफर कर देगी। यानी जो मटेरियल पैक किया जा रहा है, मॉडिफाइड किया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के पैदा होने के बाद गोल्जी बॉडी द्वारा, उसको कोशिका के बाहर भेजना है या कोशिका के अन्य भागों में भेजना है, इसका निर्धारण कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी कर रही है। यानी एक मिडिल मैन की तरह काम कर रही है, इसलिए इसे सेल का क्या कहा जाता है? मिडिल मैन कहा जाता है, या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? किस रूट की गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, कौन सी रूट की गाड़ी रुकेगी, यानी निर्धारित करता है। उसी प्रकार से जो पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पैदा किया जा रहा है, उस मटेरियल को गोल्जी बॉडी के द्वारा कहां भेजा जाएगा, वो गोल्जी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है मॉडिफिकेशन के बाद। तो पहला चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? सेल सिक्रीशन, यानी कोशिका स्राव। तो चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज द सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, देयरफॉर इट इज नोन एज चीफ सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनल्स। यानी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य बृहत अणुओं का स्राव है, इसलिए इसे मुख्य स्रावी कोशिका अंगक के रूप में भी जाना जाता है। तो सेल सिक्रेशन फॉलोइंग स्टेप में होता है, जिसमें पहला स्टेप है रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों को प्राप्त करना। तो गोल्जी बॉडी रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सिस फेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्जी बॉडी ईआर से मटेरियल को रिसीव करती है अपने किस फेस के द्वारा? सिस फेस से। यानी गोल्जी का ईआर से मुक्त सामग्री अपने सिस फेस द्वारा प्राप्त करता है। उसके बाद उसका क्या करेगा? मॉडिफिकेशन। तो मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड, जैसे प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिपिड में। यानी दूसरा स्टेप में क्या करेगी? रूपांतरण। यानी ये पदार्थ रासायनिक रूप से संशोधित होते हैं, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित होता है और लिपिड ग्लाइकोलिपिड में। केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। अब जो ये पैक मॉडिफाइड हुआ है मटेरियल, इसको भी क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? पैकेजिंग। और फिर उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। After chemical modification, materials are packed in vesicles and these vesicles
आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांस फेस। तो प्राप्त कहां से किया गया? सिस फेस। उसके बाद एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से जब होकर गुजरेगी तो मॉडिफाइड हो जाएगी और फाइनली कहां से बाहर निकलेगी? ट्रांस फेस से ऑफ द गोल्जी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल, और उसको फिर कहां भेज दिया जाएगा? कोशिका के बाहर। तो ये सब में कौन काम कर रहा है? गोल्जी बॉडी मटेरियल को पैक करना, रिसीव करना, उसको मॉडिफाइड करना और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी बीच में एक मीडियम आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी all the macromolecules which are to be sent outside the cell move through the Golgi body, so Golgi body is known as middleman of the cell। यानी सभी बृहत अणु गोल्जी काय के माध्यम से कोशिका के बाहर भेजे जाते हैं, अतः गोल्जी काय को कोशिका का मिडिल मैन भी कहा जाता है। ये बीच में आया। तो यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझे हम लोग, ये हो गया हमारा एक सेल, ठीक है ना। अब इस सेल के अंदर बस न्यूक्लियस भी हो गया और इसी न्यूक्लियस से क्या जुड़ा हुआ है? बोलिए। गोल्जी बॉडी की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। तो ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है ना। कौन कौन सा? RER और, चलिए ये दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस पे राइबोसोम्स अटैच कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? RER। एक तरफ हो गया RER और दूसरी तरफ क्या हो गया? तो RER से क्या पैदा होता है? प्रोटीन। और ACR से क्या पैदा होता है? अब इसी के आसपास आपको एक और संरचना मिलेगा जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो इधर क्या मौजूद है? गोल्जी बॉडी। अब यहां पे मान के चलते हैं कि ACR से क्या पैदा किया गया? लिपिड। और RER से क्या पैदा किया गया? प्रोटीन। ठीक है ना। तो लिपिड और प्रोटीन जो पैदा किया गया RER और ACR के द्वारा, तो यहां पे इस तरफ जो न्यूक्लियस के तरफ फेस होता है उसको नाम क्या देते हैं? सिस फेस। और इस तरफ जो फेस है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसको क्या नाम देंगे? ट्रांस फेस। यहां तक क्लियर? अब देखिए, तो ये जो लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जनरेट किया गया है, उसको यहां से क्या होगा? ये ट्यूबुल्स के मार्जिन से छोटे छोटे पुटिका निकलेंगी और इनको क्या कर लेंगी? पैक कर लेंगे। पैक हो गए। अब पैक होने के बाद ये सिस फेस होते हुए मॉडिफाइड होंगी। यानी ऐसा समझिए कि जो मॉडिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है रासायनिक रूप से मॉडिफिकेशन, तो पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी ही करती है, लेकिन ये केमिकल मॉडिफिकेशन स्टार्ट यहीं से हो जाता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब जनरेट कर रही है उसी समय वो मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देती है, लेकिन मॉडिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो अभी ये क्या होंगी? ऐसे ये गोल्जी बॉडी से होकर गुजरेंगी। तो ये सिस फेस, ट्रांस फेस, सिस फेस और ट्रांस फेस से होते हुए गुजरेंगी और बाहर की तरफ जब आएंगी तो ये फाइनली लिपिड बदल चुका रहेगा ग्लाइकोलिपिड में और प्रोटीन किस में बदल चुका रहेगा? तो ये सभी मॉडिफाइड हो गए। ठीक है ना। अब ये पैक हो गई किससे? ट्रांसफेस के द्वारा। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये सेल के अंदर कहीं जाएंगी या फिर सेल के बाहर जाएंगे। यानी जो केमिकल मॉडिफाइड हुआ उसका ट्रांसपोर्टेशन सेल के किसी दूसरे हिस्से में होगा या फिर सेल से बाहर होगा। यानी ये निर्धारित कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी कर रही है। इसलिए गोल्जी बॉडी को नाम क्या दिया जा रहा है? मिडिल मैन या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जा रहा है। यानी सिंपल वे में क्या हो रहा है कि एक तरह से केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या कर रही है? मदद कर रही है, और केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद वो मटेरियल को सेल के बाहर भेजा जा रहा है। तो यहां पे इसको कंट्रोल कौन कर रही है? गोल्जी बॉडी के द्वारा ये चीज कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है। इसलिए इसको नाम देंगे मिडिल मैन ऑफ द सेल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? गोल्जी बॉडी का। अच्छा, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं हो तो क्या होगा? बहुत सारा काम नहीं होगा। जितना ये काम करती है वो सभी काम नहीं होंगी, यानी उससे सेल के जीवन पर खतरा बन रहेगा, यानी सेल का एग्जिस्टेंस स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा अगर काम की बात करें तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कौन सा?
सेल सिक्रीशन। तो यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, ऐसे ही क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे जो भी मटेरियल क्या होंगी, जनरेट होंगी, उसको वेसिकल्स में पैक किया जाएगा और वो जाकर किससे फ्यूज कर जाएंगी, सिस फेस से, और ऐसे मॉडिफाइड होते हुए आगे बढ़ेंगी और सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे और फिर उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। आप देख रहे हैं सेल किसी मटेरियल को सीक्रेट कर रही है। तो यहाँ पे ये काम किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेती है, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि वो एक और ऑर्गेनल का मदद लेती है जिसका नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो दो सेल ऑर्गेनल की मदद से होता है, इसलिए उसको एक अलग नाम दिया गया है, GERL सिस्टम। क्या नाम बोलते हैं, मतलब G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर, यानी गोल्जी बॉडी से क्या हुआ, वैक्यूल जनरेट हुआ, लेकिन उसमें अगर जनरेट कर दिया गया, डाल दिया गया आपको एसिड हाइड्रोलेजेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तब उसी का नाम हो जाएगा क्या, लाइसोसोम। यानी जब तक उसके अंदर एंजाइम्स नहीं जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तब तक वो नॉर्मल वैक्यूल है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ER के द्वारा फिल कर दिया गया, तब उसको क्या नाम दे देंगे, लाइसोसोम। यानी अकेले नहीं लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करती है, बल्कि उसके निर्माण में वो किसका मदद लेती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ ER, यानी यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से लाइसोसोम के निर्माण में क्या करती है, मदद करती है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, यानी कोशिका भित्ति सामग्री का संश्लेषण। यानी सेल वॉल बनाने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इन सबको ये क्या करती है, बनाती है। सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका प्लेट का क्या करती है, निर्माण करती है, इसको मैं समझा रहा हूं। और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन के दौरान एक्रोसोम का क्या करती है, निर्माण करती है गोल्जी बॉडी। तो फिलहाल ऐसे समझिए, आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट सेल होता है, उस प्लांट सेल के बाहर एक दीवार होता है जिसको नाम क्या देते हैं, सेल। अच्छा, ये सेल वाल हार्ड होता है कि नहीं होता है, इसके अलावा रिजिड होता है। चलिए, तो क्या आपको लगता है कि आप इसको आसानी से डिवाइड कर देंगे, बाहर से अंदर की तरफ मोड़ा जा सकता है, नहीं। तो उसको हमने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन में फ्यूरो फॉर्मेशन होता है, और जब प्लांट सेल की बात करें तो सेल वाल को आप इजिली ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सेल डिवाइड कर रही है, प्लांट सेल भी डिवाइड कर रही है, तो प्लांट सेल डिवाइड करेगी तो उस सेल को दो बराबर भागों में बांटना भी पड़ेगा। यानी अब ये एक सेल है, इसको दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाए, तो इसके लिए क्या करती है, सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है, तो होता क्या है कि जो सेल वाल है, ठीक है ना, वो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ सिकुड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं सिकुड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, हार्ड है और रिजिड है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे हमारे पास कमरा है, और कमरा को हम ऐसा नहीं है कि बांटना हो तो दो भागों में से हाथ से दाब दिए और सिकुड़ के दो भागों में बढ़ गया, संभव नहीं है। तो हमारे पास एक ही तरीका, हम पार्टीशन करेंगे, बीचों बीच दीवार करेंगे। अब रूम में ऐसे दीवार करें या फिर ऐसे दीवार करें, जैसी आपकी इच्छा हो। तो कोई भी सेल डिवाइड करती है, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सेल डिवीजन में, पहले उसका न्यूक्लियस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियस जब बढ़ जाता है उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। मतलब पहले कैरियोकाइनोसिस होती है और उसके बाद साइटोकाइनोसिस होती है। तो होता क्या है, जो गोल्जी बॉडी है वो अरेंज हो जाएगी, यानी जो सेल है, इस सेल के सेंटर में प्लेट बनाएगी, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी और कुछ वेसिकल्स मिलकर सेल प्लेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे संरचना का निर्माण होगा जो सेल के बीचों बीच में होगा, ठीक है ना। तो ये संरचना जो बनेगी सेल डिवीजन के दौरान, उसी को नाम क्या देते हैं, सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट जो बनता है वो किसके मदद से बनता है, तो गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका के बीचों बीच में अरेंज हो जाते हैं। और आज का ये सेल प्लेट कल का सेल वाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो सेल वाल बन गया तो एक सेल ऊपर चला गया और दूसरा सेल,
अगर ऐसे प्लेट बनता तो एक सेल इधर होता और एक सेल इधर होता, यानी यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहां होता है? प्लांट सेल में। कब होता है? तो सेल डिवीजन के दौरान। और इस सेल प्लेट के निर्माण में कौन सा सेल ऑर्गेनल भाग लेता है? तो नाम क्या देंगे? गोल्जी बॉडी। इसके अलावा आप स्पर्म का नाम सुने होंगे। स्पर्म जो होता है वो मेल गैमिट होता है और उसका मुख्य काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम को फर्टिलाइज करना, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल उसके साइटोप्लाज्म में भेज देना, ताकि अगले फ्यूचर जनरेशन में क्रोमोसोम की संख्या रीस्टोर हो जाए। 23 मिलता है तो 46 हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओवम होती है उसके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण होती है, मतलब दीवाल होती है एक तरह से बोला जाए तो। उस दीवाल का नाम है कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, जो आप हायर क्लास में सीखेंगे 12th क्लास में। तो उस दीवाल को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो स्पर्म होता है, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे कि स्पर्म में एक हेड होता है, इसके बाद एक मिडिल पीस होता है और फिर टेल होता है। ये कुछ सीखे होंगे। और ये भी पढ़े होंगे कि स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको नाम दिया जाता है एक्रोसोम। क्या नाम दिया जाता है? तो ये जो एक्रोसोम है, यही एक्रोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसी दौरान एक्रोसोम का निर्माण होता है और इस एक्रोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं और उन एंजाइम्स के पास क्षमता होती है ओवम के चारों तरफ के दीवार को तोड़ने की, ताकि दोनों का न्यूक्लियस आसानी से फ्यूज कर जाए, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो एक्रोसोम और सेल प्लेट, इन दोनों का फॉर्मेशन में कौन भाग ले रही है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के बहुत सारे काम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आपको याद रखना है, जिसमें पहला कौन सा हो गया? सेल सिक्रीशन में मदद करना कोशिका स्राव में। दूसरा, लाइसोसोम का निर्माण करना। सेल वाल के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसका निर्माण करना। कोशिका विभाजन के दौरान प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट का निर्माण करना। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान आपको एक्रोसोम का निर्माण करना। ये सभी किसके कार्य हो गए? गोल्जी बॉडी के। कोई दिक्कत? तो ये कहानी हो गई गोल्जी बॉडी की। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा लाइसोसोम, ये है ना।